हेलो स्टूडेंट, आज बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। सीटेट मैथमेटिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी एक सीरीज इस मैराथन क्लास में आपको देखने के मिलेगी। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो सीटेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है। सारे क्वेश्चन आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए आराम से, और जितने भी क्वेश्चन की जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा उसको आप एक जगह नोट कर लें। बहुत ही जल्द परीक्षा आपकी होने वाली है। इस जो परीक्षा है उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन की सीरीज मेहनत लगी है बनाने में, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ मैंने किया है। और इस वीडियो लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका सीटेट मैथमेटिक्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर होता है। 2 सही 2/3 का मतलब है कि 2 सही 2/3 तो कितना हुआ 8/3। अब 8/3 समकोण की बात कर रहे हैं। एक समकोण 90 डिग्री का होता है। 30 या 90 कितना हो गया 8 3 24 240 डिग्री के बराबर होता है। कुछ नहीं करना था, 240 डिग्री। इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखा है कि भिन्नो 4/9 11/12 1/8 5/36 5/72 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इसमें आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो वो तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आप बहुत इजीली आप कर पाएंगे। जैसे आपके सामने लिखा है 4/9 11/12। अब पहले इन दोनों में हमें क्या छांटना है, छोटी भिन्न छांटना है। तो पहले इन दोनों में छोटा सर्च करो। तो छोटा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिक से काम करना है। ठीक है, तो इसका गुणा, इसका तिर्यक गुणा इससे कर दो, कितना हो जाएगा 48। इसका तिर्यक गुणा इससे कर दो, कितना हो जाएगा 99। कौन छोटा कौन, हमें छोटे के मतलब है। तो इन दोनों में छोटा कौन 4/9। तो 4/9 हमारे काम का है, ये तो बेकार हो गया। अब 1/8। अब 4/9 और 1/8 में कौन है, तो भाई ये हो गया 32 और ये हो गया 9। 32 और 9 में कौन छोटा 9। तो 1/8 हमें छोटे से मतलब है 4/9 बड़ा हो गया, बेकार हो गया। इन दोनों में बड़ा हो गया, भाई हमें सबसे छोटा चाहिए। तो अभी तक इन तीनों में सबसे छोटा 1/8 मिला है। आ जाओ 1/8 और 5/36। भाई 36 का 1 से गुणा करोगे तो ये 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 पंचे 40। छोटा कौन 1/8। अभी तक 5/36 1/8 में भी 1/8 ही छोटा है। तो 1/8 और 5/72। देख रहे हैं क्या जबरदस्त ट्रिक है। दो भिन्नों का अगर हमें पता लगाना है कौन छोटा, तो इसका गुणा इससे कर दे, ऊपर लिख लें, इसका गुणा इससे कर दे। सबसे छोटा कौन 5/72। सबसे छोटा कौन 5/72। जहां कहीं भी दिख जाए हमारा आंसर है। जितने भी लिखे हैं छोटा फाइंड करना है, दो लोगों में सर्च कर ले छोटा। धीरे धीरे हम 4 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। इसका मतलब 5/72 ही हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहे हैं 3/5। क्या लिखा है 3/5 5/7 से बड़ा है। तो देखो 7 त्रिक 21 और 50 25। क्या 3/5 बड़ा है, नहीं, गलत हो गया। अगला 2/5 और 8/30। 2/5 और 8/30 क्या बराबर है। तो 2 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तब 8 आएगा। तो क्या इसको भी 4 से गुणा करने पर 30 आएगा, नहीं 20 आएगा। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। कह रहे 1/5 और 1/3। क्या 1/3 बड़ा है, तो चेक कर लो भाई। ये 3 हो गया, 5 एकम 5। यस, ये वाला बड़ा है, 1/3 बड़ा है। 3 और 5 में नंबर कौन सा 5 बड़ा, तो ये वाली भिन्न बड़ी मानी जाएगी। और यही कह रहे हैं जब ये सही हो गया तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य है, मतलब कौन से दो भिन्न ऐसे हैं जो इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1/4। क्या लिखा है 1/4 और 2/4। भाई 1/4 और 2/4 क्या इक्वल होंगे, भाई 4 का 4 ही है, 1 का 2 हो गया। तो ये तो भाई बराबर नहीं होंगे, समतुल्य नहीं है। 2/3 1/3। भाई 2/3 1/3। भाई हर दो इक्वल ही है तो अंश इक्वल नहीं है, तो समतुल्य कैसे हो गए भाई। 5/3 3/5। 5/3 और 2/3। 3 3 बराबर है तो 5 और 2 भी बराबर होना चाहिए, तब समतुल्य माना जाएगा। देखो 4/3 लिखा है
और लिखा है 8/6। हाँ ये बात है कि 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये क्या हो गई, समतुल्य हो गई, है ना। जितना हम अंश में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हमें हर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समतुल्य मानी जाती है। अब क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप है ए बी ओ और ए बी। ए ग्रुप के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ए ग्रुप जिनका है ब्लड ग्रुप वो ऐसे 9 स्टूडेंट हैं, बी 6 स्टूडेंट हैं, ओ 12 स्टूडेंट हैं, ए बी 3 स्टूडेंट हैं। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक रक्त समूह कौन सा पाया जा रहा है भैया, ओ वाला पाया जा रहा है, यानी कि 12 हो गया। और सबसे कम कौन से हैं, ए बी वाला है, उनका अनुपात बताना है। 3 चौको 12, 4:1, सीधा सीधा 4:1 कहाँ है, 4:1, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते भैया। क्या लिखा है, 5 सही 1/3 माइनस 2 सही 2/3 समकोणों का मान क्या होगा। तो 5 सही 1/3 का मतलब 5 या 15 1 16/3 माइनस 2 या 6 2 8/3 माइनस करेंगे तो जब दोनों का हर बराबर है 16 में से 8 गया 8/3। समकोण की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240 डिग्री, है ना, कितना आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक। तो 240 कौन सा है, इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश ये करना है कि पेन और पेपर का यूज ना करना पड़े, माइंड में ही कैलकुलेट कर ले। जितना आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं उन क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे। लिखा है 9 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/2 कितने चौथाई हैं, मतलब इसमें जो है कितने चौथाई आएंगे ये बताना है। तो भाई पहले इसका मतलब आप देख लें, इसका मतलब कितना हुआ। तो 9 चौक 36 3 39, 39/4 प्लस 3 दूनी 6 7/2। भाई दोनों का हर बराबर करने के लिए 2 से नीचे गुणा किया तभी ये 4 हो पाएगा, तो ऊपर भी कर दो। तो ये 39/4 और ये हो जाएगा 14/4, हो जाएगा 53/4, है ना। अब ये जो आया है ये इसका कैलकुलेशन आया है, कितना आया है 53/4। पूछ रहे कितने चौथाई है, जब भी किसी भी नंबर में पूछा जाए कितने चौथाई हैं, कितने चौथाई हैं, तो एक काम करना होता है आपको, 53/4 में कितने चौथाई हैं, तो 1/4 से आप क्या कर दें, भाग कर दें। जब भी ये पूछा जाए इसमें कितने चौथाई हैं, तो 1/, जो भी नंबर लिखा हो, फ्रैक्शन में हो या किसी भी चीज में हो, क्या करना है आपको 1/4 से आपको डिवाइड करना है। तो भाई 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 53 बचेगा। 53 जहां कहीं भी दिख रहा हो, 53 इसमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। गो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। भाई एक बोतल है, इसके 1/3 भाग में दूध है, मतलब 3 हिस्सा टोटल है, उसमें 1 भाग में दूध है। बोतल को पूरा भरने के लिए 500 ml पैकेट दूध की आवश्यकता है। अब नीचे जो है टोटल मतलब 3 हिस्सा है, जिसमें से टोटल मतलब उस बोतल में हिस्सा अगर 3 हिस्सा है तो 1 हिस्सा दूध से भरा हुआ है, तो खाली कितना है भाई, खाली कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा खाली। बात समझिएगा, हमेशा जो नीचे लिखा होता है वो होता है टोटल। तो 3 हिस्सा टोटल है जिसमें 1 हिस्सा दूध भरा है, तो खाली कितना है 2 हिस्सा खाली है। और बोतल को पूरा भरने के लिए ये बात कर रहे हैं, बोतल को पूरा भरने के लिए बात कर रहे हैं कि 500 ml पैकेट की आवश्यकता है, यानी कि 2 हिस्सा फिल करने के लिए 500 ml, कितना 500 ml, कितना होगा 500 ml। 1 मिनट, चलिए हम फिर से इसको लिख रहे हैं, है ना। 2 हिस्सा करने के फिल करने के लिए कितना है 500 ml, तो 1 हिस्सा फिल करने के लिए भैया कितना होगा 250 ml। तो कह रहे हैं बोतल की धारिता का मतलब होता है उसका आयतन कितना है। तो भाई टोटल 3 हिस्सा है, 1 हिस्सा मतलब 250 ml, तो 3 हिस्सा मतलब 250 यानी 750 ml, तो 750 ml हो जाएगा आंसर। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई चीज ऐसे लिखी है कि इतना दूध है, मतलब नीचे है टोटल हिस्सा इतना है। अब जो भी चीज है, दूध है, पानी है, शहद है, घी है, कुछ भी है, तो 3 हिस्सा टोटल, जिसमें 1 हिस्सा दूध है, तो यानी कि 2 हिस्सा खाली है। और कह रहे हैं अगर हम 500 ml और मिला देंगे तो
पूरा बोतल भर जाएगा। यानी कि 2 हिस्सा भरने के लिए 500 ml, एक हिस्सा भरने के लिए 250 ml, टोटल हिस्सा 3 हिस्सा है, तीनों हिस्सा यानी कि बोतल की जो आयतन होगा बोतल का, तो 250 मिलके 750 ml हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 9/4 में कितने 3/8 हैं? ये जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्या? 9/4 में कितने 3/8 हैं? तो 9/4 को 3/8 से क्या कर दो भाई, भाग कर दो सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना है। सेकेंड और फोर्थ में जो भी कट जाता है काट दिया जाता है, तो ये कटेगा 4 दूनी 8। फर्स्ट और थर्ड में कट जाए तो काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ऊपर बचा 3, 3/1 का मतलब 3, 1/2, ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, 3 गुणे 2 यानी कि 6 आ जाएगा। कितने हैं? 9/4 में 3/8 कितने हैं? 6 हैं, सीधे सीधे, है ना। सबसे लास्ट वाले का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे, तो 3 दूनी 6/1, 6/1 का मतलब 6 ही होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर। भाई ये कह रहे हैं 7.5 दिनों में जितने मिनट होते हैं बताना है इन चारों ऑप्शन में। ये ऑप्शन थोड़ा सा लिखा है 3 से 1/2 घंटा और 4 से 1/2 घंटा, ये बी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ए और सी है। तो पहले हम 7.5 दिनों में मिनट की संख्या देख लें। भाई एक दिन में अगर बात करें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, ये एक दिन में मिनटों की संख्या आ गई, ये आ गई एक दिन में मिनट। ठीक है, तो 7.5 दिन, भाई 7 दिन का पहले निकाल लो, 7 दिन का, भाई इसको 7 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 24 गुणे 60 गुणे 7, और क्या करना है? 7.5 का निकालना है, तो हम सही से इसको 0.5 ही लगा दें, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 24 छक्का 144 होता है, 0 रख दो, 7.5 इतना, और 144 को हम 7.75 से कर दें, 0 से पॉइंट हट गया। ठीक है, अब 75 चौको 330 बचा कैरी, और 75 चौको 300 में 30 जोड़ा 330, 0 कैरी हुआ 33, 75 कम 75 और 33, 108 होता है। इतने मिनट 7.5 दिन में होंगे। भाई 3 घंटे में सेकंड की संख्या बतानी है, तो भाई 3 घंटे को मिनट में पहले बदलो, मिनट को सेकंड में बदलो, तो क्या 36 और 108 डबल 0, यस 3 घंटे में ही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने अक्सर क्वेश्चंस में ये देखा है कि जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होना होता है कि हमें कंफर्म करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है तो उसका ए या बी ऑप्शन ही करेक्ट होता है, क्योंकि वो जानते हैं ए और बी ऑप्शन को ही चेक करने में अगर लास्ट ऑप्शन होगा तो बच्चा ए ऑप्शन पहले चेक करेगा, बी चेक करेगा, सी चेक करेगा, तो टाइम टेकन हो जाएगा, तो ए या बी ऑप्शन में ही वो सही करवा देता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब ये आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन ये है, ये लिखा है 1000। अब 1000 यानी कि 0.3 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5985.3, ये पहला ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन 4 है, 3 डिजिट है, 1 जीरो बढ़ा देना आगे, 3 डिजिट तक तो 65950 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट तक तो भाई 10,000 से गुणा करना है, तो 3 डिजिट तो वैसे ही कट गए, और 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल वहां तक 4 डिजिट तक बढ़ेगा, 3 डिजिट है तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ा। इसमें हमें 2 ही डिजिट है, 5 डिजिट तक बढ़ाना है, तो 3 डिजिट हमें और करना पड़ेगा भाई, तो 3 डिजिट और बढ़ा लिया। इसमें 3 है, 3 डिजिट कट जाएंगी, 7004। कहना सबसे छोटी संख्या कौन है? अब आप पहचान लो, इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा तो हमको यही दिख रहा है, ये 5985 रुपए है, ये 65,000 है, ये 3 लाख है, और ये 7,000 है, तो सबसे छोटा यही है। सबसे छोटा मतलब ए ऑप्शन ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा ध्यान समझना, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है? और 2 बार लिखा है भैया, इसको एक बार ही कर लेना है ना। 1/2 से बड़ी है, इसमें कौन सी भिन्न? भाई 4/5 का मतलब कितना होता है? अगर आप करें तो 0.8 आएगा, और 1/2 का मतलब दुनिया जानती है 0.5 होता है। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसी भिन्न है जो 0.8 से
इससे छोटी हो, 0.8 से छोटी हो और 0.5 और 0.8 के बीच में हो। तो यहाँ पे देखना, अगर हम 80 पॉइंट लगाएंगे, 80 हो जाएगा, 9 8 टाइम्स जाएगा, 9 8 72, 8 80, ये 0.88, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये 0.88 आ गया, गड़बड़ हो गया। ये करेंगे 9 7 63 और 7 बचेगा, यस यही वाला हो जाएगा, काम खत्म। 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो ये तो 0.5 से छोटी हो गई। और 2/5 का मतलब होता है 0.4, तो 0.4 0.5 से कम है। जब एक आंसर हमारा सही मिल जाए और कंफर्म हो तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम वेस्टिंग ही होता है और कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ भैया आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है कि 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। भाई 28 टोटल स्टूडेंट हैं, तो ये बॉयज की बात कर रहे हैं, ये गर्ल्स की बात कर रहे हैं। 15 लड़कियां हैं तो इसका मतलब है 13 लड़के होंगे। यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपना दांत साफ करते हैं। अब भाई दांत साफ करने की बात है, अब दांत लड़के कितने हैं, लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स साफ करते हैं। टोटल कितने हैं दांत साफ करने वालों की संख्या? 21 है, तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो लड़कियां हैं कितनी? 15 है, इसका 3/5 भाग, तो कितना हो जाएगा? 5 या 3 का 9। 9 लड़कियां दांत साफ करती है, तो इसका मतलब 12 बच्चे, टोटल 21 है। 9 लड़कियां ऐसी हैं जो दांत साफ करती हैं पर डे, तो 9 में कितना जोड़ दे? 12, तो 12 बच्चे होंगे। तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है? लड़के 12 लड़के भैया ऐसे हैं जो दांत साफ करते हैं, कितने में से? टोटल 13 बच्चे हैं, तो 12/13, 12/13 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाला ये क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं, मतलब 138 डिब्बे दुकानदार के पास है और एक डिब्बे में 24 सेब हैं। पहले दिन वो सेबों के केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाए। भाई 138 डिब्बे उसके पास थे, जिनमें से 117 डिब्बे पूरा पूरा और 3/4 डिब्बा और, मतलब इतना बेच पाया। तो कितने सेब उसके पास, कितने सेब शेष बचे हैं? 4 क्यों लिखा है? जो भी है ये 4 नहीं होना चाहिए। उसके पास कितने सेब शेष बचे हैं? तो भाई कितने बचे हैं? पहले डिब्बा देख लो कितना बचा। इसको 118 मान लो, है ना, इसको 118 मान लो। 138 डिब्बे थे, 118 मान लिया, तो 20 डिब्बे तो पूरे पूरे बचे। कितने बचे? 20 डिब्बा तो पक्का पक्का बचा, है ना। और एक डिब्बा, 20 डिब्बा है, एक डिब्बे में 24 आता है, तो 480 सेब तो बचबे किए। ये तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। 118 भी नहीं बिके हैं, जो बेचना था, तो 117 3/4 यानी 1/4 डिब्बा और रह गया था, 1/4 डिब्बा। तो भाई एक डिब्बे में कितना आता है? 24 सेब, तो चौथाई डिब्बे में कितना आएगा? 6 सेब। कितने आएंगे? 6 सेब। तो कितना हो जाएगा? 480 सेब तो बचबे किए हैं, 6 सेब और बच गए हैं, तो 486। 486 कहां पे है? ए ऑप्शन में 486 है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर। देखो भाई एक वर्ग है, इसकी एक भुजा 48 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत बना लें, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वर्ग की भुजा की क्रमशः, लंबाई जो है 1.5 गुनी है, 48 का 1.5 गुना कितना होगा? 48 और 24 72 हो जाएगा। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो उस वर्ग की भुजा का 2/3, तो वर्ग की भुजा कितना है? 48 है, उसका 2/3, 2/3 का मतलब ये बचेगा 3 से 16 बचेगा, 16 दूनी 32, ये है 32, ये है 32, दो इसके हमें परिमाप का अंतर बताना है। तो एक काम करें, चारों को जोड़ेंगे या 4 से गुणा करेंगे फिर इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। एक काम करें, आयत की भुजा में से इसकी भुजा को सारी माइनस कर दें। 72 में से 48 गया 24 बचा, 72 में से 48 गया 24 बचा, 32 में से 48 गया तो -16 बचा, और 32 में से 48 गया -16 बचा। भाई 24 में से 16 चला गया 8 बचा, 24 में से 16 चला गया 8 बचा, 8 8 16। या आप उस तरह से भी कर सकते थे, 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप निकाल लें और 2
और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे आप आयत का परिमाप निकाल लें, दोनों का अंतर निकाल लें। कुल मिला के आंसर हमारा फाइनली 16 ही आना है, चाहे जिस विधि से आप करें जिसमें आपको आसानी फील हो, दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/64 1/4 आएगी। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को लीव करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कुछ गड़बड़ी है इसमें, इसको लीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? भाई 3 समकोण, एक समकोण 90 के बराबर होता है, तो 3 समकोण 90 × 3 270 होना चाहिए, ये गलत है। 2 समकोण 180, भाई एक समकोण 90 90 दूनी 180 होना चाहिए। 3.5 समकोण, भाई 3 दूनी 6 7/2, इसको अगर हम 90 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 45 और 7×5 35 और 7 × 28 3 31, तो 315 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही है। और 2.5 समकोण, भाई 2 समकोण का मतलब 180 हुआ, 180 में 45 और ऐड करेंगे अगर हम आधा, तो 225 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 लिखा है। ये क्या लिखा है, 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? तो कभी भी कोई भी चीज है, जैसे 168 मीटर लंबी रस्सी है और इतनी मीटर लंबाई के बराबर बराबर टुकड़े काटे गए, कुल मिला के कितने टुकड़े होंगे? तो इस चीज को इस चीज से भाग कर देना है। तो भाग करें भाई, 168 को डिवाइड करना है, इसको पहले सही बटे को बटे में कन्वर्ट करें। भाई लिखा है 9 सही 1/3, इसको देखा जाए तो हो जाएगा 27 और 1 28/3, कितना हो जाएगा 28/3, 28/3। ये 3 कहां चला जाएगा भैया, ऊपर चला जाएगा। 168 × 3/28 और 28 30, ये 6 टाइम चला जाएगा, कितना जाएगा 6 टाइम। ठीक है, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई, 18 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे भाई, 18 टुकड़े होंगे। कुल मिला के सीधे सीधे जब भी किसी भी चीज को हमें कट करना है इतने इक्वल पार्ट में, तो जिस चीज को कट करना है उसको आप न्यूमरेटर अंश में रखेंगे और जितने मतलब मेजरमेंट का जितनी माप का हमें काटना है उसको हमें डिवाइड में रखना है। हमें जो भी आंसर मिल जाए वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया। क्या है, निम्नलिखित योग में k + p प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा आप ध्यान समझिएगा, बच्चों की बात है लेकिन थोड़ा अच्छे से इसको समझना। आप लोग जानते होंगे क्या है, k 7 है, ये 7 लिखा है, फिर p है, 9 है, 2 है, ऐड कर रहे हैं तो ध्यान समझना। 2 और 3 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। 9 में 0 जोड़ा, 9 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ पे 0 आए तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक में कितना जोड़ दें कि 0 आ जाए? तो एक में 9 जोड़ेंगे तभी 10 होगा और 10 का हम 0 लिखेंगे, तो p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई भैया, 9। चलो p की वैल्यू 9 मानते हैं, तो 9 और 1 10 हो गया, कैरी हुआ 1, 1 और 3 4 और 7 11, तो 11 का 1 लिखा भी है, कैरी हुआ 1, 1 और 4 5, 5 में कितना ऐड कर दें कि 2 हो जाए? तो 5 में हम कितना ऐड कर दें, 2, 2 का मतलब 12 होगा भाई, 5 में और कुछ ऐड कर नहीं सकते हो कि 2 हो जाए, तो इसका मतलब 12 होगा, 2 लिखा जाएगा, 1 कैरी होगा। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7। कितनी मिल गई, 7। बस आगे नहीं बढ़ना। अब इसके आगे चेक करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देख ले भाई, 1 कैरी हुआ, 8 6 14 1 15, 5 लिखा ही है, 5 2 7 और 1 8, यानी कि इन दोनों का योगफल बताना था। 9 और 7 16 होता है, सीधा सीधा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछना है, क्वेश्चन नंबर 20 में 2.5 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? भाई 2 समकोण 180, 180 में 45 और ऐड कर दें तो 225 हो जाएगा। सीधा सीधा सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी अभाज्य संख्याएं जो क्या हो, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो भी विषम होनी चाहिए। प्रथम 10 तो 2 अभाज्य होती है लेकिन सम होती है, 3 लिख लिया, 5, बाकी सारी विषम ही होती है। 7 11 13 17 19, कितने हो गए, 3 4 7। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य। 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, कितनी हो गई, 4
4 8 1 9 हो गई और एक 10 हो गई। इसको ऐड कर लो और 10 से डिवाइड कर दो। क्या करना है, तो 3 5 8 7 15 16 3 19 7 26 9 35 3 38 और 9 47 1 48 के 8 8 हाथ है 4 4 1 5 6 7 8 2 10 2 12 3 15 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 15.8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो पहले हमें अभाज्य संख्या, वो भी विषम अभाज्य संख्या लिखनी थी, यानी कि 2 को काउंट नहीं करना था। हम जानते हैं केवल एकमात्र ऐसी संख्या 2 होती है जो अभाज्य होती है और सम होती है, बाकी दुनिया की जितनी अभाज्य संख्याएं सब विषम होती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। गो क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, 51 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विन प्राइम, है ना, ट्विन प्राइम। तो कितने होते हैं, डायरेक्ट आप इसको याद कर लें, कितने होते हैं, 2 होते हैं 51 से 100 के बीच में। अब ट्विन प्राइम क्या होता है ये आपको बता दें। ट्विन प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसको अभाज्य युग्म कहते हैं। तो 51 से 100 के बीच में एक तो मिलेगा 59 और 61, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। और दूसरा और मिलेगा 71 और 73, बस यही 2 मिलते हैं। ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं कि दोनों की दोनों अभाज्य भी हो और दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 है तो उनको बोलते हैं अभाज्य युग्म। तो 51 से 100 के बीच में कितने होते हैं, सिर्फ यही 2 ऐसे होते हैं जिनके बीच का अंतर 2 भी होता है और दोनों अभाज्य भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। मतलब एलसीएम जो है, जो भी एचसीएफ है उसका 20 गुना एलसीएम है। तो भाई एचसीएफ हम कितना मान लें, एचसीएफ मान लें, एचसीएफ फिलहाल हम मानने ले रहे हैं x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20 गुना 20 से गुणा कर दो। तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना, इतना दिया है, तो एलसीएम की जगह तो हमने 20x लिख लिया, प्लस एचसीएफ की जगह हमने x लिख लिया, कितना आ गया 2520, यानी 21x की वैल्यू आ गई 2520। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 से भाग करो, 21 से कम 21, 4 बचा 42, 21 दूनी 42, 120 आ गया। कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताओ। तो यहाँ पे अंतर देख लो भाई, यहाँ पे कितने का अंतर, यहाँ x है, यहाँ 20x है, 19x का अंतर है। अंतर कितने का है, 19x का। 19x का मतलब 120, गुणा कर लो, 0 12 9 108 का 8 लिखा, 10 कैरी बचा और 12 कम 12 और 10 22, 2280 कहाँ पे है, 2280, इसका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंकों 0 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बड़ा आसान सा काम है। देखो, हमें 3 अंकों की संख्या बनाना है तो 0 को स्टार्टिंग में लिख नहीं सकते हो, या तो मिडिल में रखोगे या लास्ट में रखोगे। तो भाई 0 हम ऐसे कर लें, 0 या तो मिडिल में रहेगा और या तो फिर भाई कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा। अब 0 यहां हो गया, या तो 3 यहां रहेगा या 5 यहां रहेगा। एक और बना लो ऊपर, या 5 यहां रहेगा और 3 यहां रहेगा। भाई 2 ही संभावनाएं हो सकती है, तो 3 पहले हो 5 बाद में हो, या 5 पहले हो या 3 बाद में हो। और अगर 0 लास्ट में है तब भी 3 या तो पहले हो फिर 5 हो, या 5 पहले हो फिर 3 हो, तो 0 तो फिक्स। तो कितने टाइप की संख्याएं मिली, कितनी टाइप की संख्याएं मिली, 4 टाइप की संख्याएं मिली। तो सीधे सीधे इसका 4 आंसर हो जाएगा कि अगर हमें 0 ना होता तब तो कहानी अलग होती, लेकिन फिलहाल 0 है तो 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते हो। अगर फर्स्ट पोजीशन पे रखोगे तो 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, वो 2 ही अंकों की संख्या होगी। इसमें कह रहे हैं 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म मतलब ट्विन प्राइम, जो भी हमने आपको इससे पहले बताया है, ट्विन प्राइम। अब क्या कह रहे हैं, 1 से 50 के बीच में, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लें, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं अभाज्य युग्म, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और दोनों अभाज्य हो। जैसे 3 5, 5 7, 7 11 नहीं होगा, 11 13 हो जाएगा, 11 13, 13 17 नहीं होगा, 17 19 हो जाएगा, 19 23 नहीं होगा, 23 29, 29 31 हो जाएगा, 31 के बाद 33 35 37 39 हो जाएगा, 37 और 39 हो जाएगा, 39 और 41 हो जाएगा, नहीं 39 नहीं होगा, 39 तो भाज्य संख्या है। 37 के बाद 41 और 43 हो जाएगा, 41 और 43 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 43 के बाद
45 47 47 के बाद है ही नहीं है, तो कितने होगा 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, क्या लिखा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, कह रहे हैं माध्य बताना। माध्य का मतलब होता है औसत बताना है। 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 से लेकर 10 तक आप काउंट कर लें, ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा 55 होता है। कितना 55। फार्मूला अगर आपको समझना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। 10 के बारे में बात कर रहे हैं तो 10 10 प्लस 1 11/2, 2 से घटेगा 5, 11 5 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 55 होता है। याद कर लें, और इसको हमें डिवाइड करना है, माध्य बताना है, तो जितनी संख्या है उसे डिवाइड करते हैं तो 5.5 आएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अगर ऑप्शन होता तो 5.5 ही इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 27 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 1000 में, तो 1000 भैया लिखा है, 1000 में अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि कितने कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसमें कितना होगा भाई, 2 से कटेगा 500, 2 से कटेगा 250। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो इस क्वेश्चन को इसको ड्रॉप करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को लीव करते हैं। लिखा है संख्याओं 25 34 22 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, संख्याओं इतने के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। कितने शून्य जब भी पूछा मतलब कह रहे हैं इनका सबका गुणा करो और गुणा करने के बाद बताओ कि कितने जो भी आएगा उसमें कितने शून्य आएंगे। तो एक काम करो, सीधे सीधे 25 का प्राइम फैक्टराइज करो, 34 का करो, 34 का 2 गुणे 17 आएगा, 22 का 2 गुणे 11 आएगा, 15 का 3 गुणे 5 आएगा, 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। क्यों किया ऐसा, कभी भी नंबर्स का गुणा करना है और क्या पूछना है, शून्य पूछना है। कभी भी इस तरह से हो क्वेश्चन कि जो संख्याएं लिखी इनके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, तो जो जो भी संख्याएं लिखी उनका प्राइम फैक्टराइज कर लो। और देखो 5 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 5 आया है 4 बार। 2 को काउंट कर लो, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार। 2 और 5 के हमें बनाने होते हैं पेयर, 2 और 5 के क्या बनाने होते हैं हमको, पेयर। तो भाई 2 है 3 बार, 5 है 4 बार, तो पेयर कितने बनेंगे 2 और 5 के, 3 पेयर बन पाएंगे भाई, 3 पेयर बन पाएंगे। 2 है 3 बार, 5 है 4 बार, है ना। तो पेयर अगर बनाने की बात करें तो ये 2 ने 5 के साथ पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये 5 कहां बना पाएगा, 3 पेयर बनेंगे। जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे, जोड़े बनेंगे, उतने ही उसमें शून्य होंगे। 3 है तो 3 शून्य होंगे इसमें। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक घन के एक फलक का परिमाप, घन में कितने फलक होते हैं भैया, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, एक फलक का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर, इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, घन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। घन कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और जितने भी फलक होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी फलक होते हैं सब वर्ग होते हैं। घन की बात कर रहे हैं, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब ऊपर का सरफेस हमेशा वर्ग होगा, नीचे वाला दाहिने बाएं, आगे पीछे, टोटल 6 फलक होते हैं। और जो फलक होते हैं वो सब वर्ग के शेप के होते हैं। तो कह रहे हैं जो घन है उसका एक जो फलक है, फलक मतलब ऊपर का जो पार्ट देगा, ये वर्गाकार होगा, पक्का है वर्गाकार ही होगा। तो इसका जो परिमाप दिया है 40, और वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो कह रहे हैं इनके सभी किनारों की लंबाई। अब इसमें किनारे कितने होते हैं, एक घन में हमेशा आप याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने किनारे होते हैं भाई, 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे। किनारे मतलब ये वाला डिब्बा देखा है आपने, है ना, ये 1 2 3
4, नीचे हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 होते हैं और सबकी लंबाई कितनी है 10 10 है, तो 12 दामा 120, कितना हो जाएगा आंसर 120। क्या इसका भी ऑप्शन नहीं दिया है? चलो भैया इसका भी ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन 120 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। कह रहे हैं 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 में समकोणों की संख्या 3 त्रिका 9 1 10/3, इसमें समकोण बताना है तो गुणे 90 डिग्री कर दो, 30 बचेगा, 300 हो जाएगा। 300 अब यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 300 डिग्री। चलो इसका आंसर ऑप्शन है तो ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। ये 12 मीटर लंबा एक फट्टा है, इसको 10 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। एक बात ध्यान समझना, यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? एक बार जब हम एक जो फट्टा है एक बार हम काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लेते हैं, और एक जो फट्टा है लट्ठा है समझ लो, और उसको हमें 10 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, तो काटेंगे कितनी जगह? देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह हम काटेंगे तो देखो 10 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट ये, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 9 10, 10 पार्ट हो गए। काटना हमें 9 पार्ट ही है, पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 10। ठीक है, बात समझ गए। अब इसमें जो लिखा है अब ये समझेगा कि इसको 10 बार काटना होगा, और वो बच्चा क्वेश्चन गलत कराएगा। काटना उसको 9 बार ही है, 10 बराबर भागों में बांटना है तो काटना 9 है। जैसे एक कमरा हो और 2 हिस्से में करना हो तो एक ही दीवार करेंगे 2 हिस्सा हो जाएगा। 3 करना है तो 2 दीवार बना दोगे तो 3 हिस्सा हो जाएगा। जितना करना होता है उससे एक कम काम ही करना पड़ता है, दीवार एक कम ही उठानी पड़ती है। तो 9 एक बार में 2 मिनट 15 सेकंड, तो 9 बार में 18 मिनट तो कंफर्म हो ही गया, और 15 सेकंड को 9 बार गुणा कर तो 15 9 135, 135 का मतलब 2 मिनट और बढ़ गए और 15 सेकंड बढ़ गए, 15 सेकंड बढ़ गए। कितना हुआ? 18 तो 20 मिनट 15 सेकंड, 20 मिनट 15 सेकंड, 20 मिनट 15 सेकंड। इसका बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लिखा है 2 5 3 4 7 में कितने सैकड़े हैं? जब भी सैकड़े की बात की जाए तो आप सिर्फ जिसे ये लिखा है इसमें कितने सैकड़े हैं तो 100 से आप भाग देते, 100 से भाग देंगे भाई, 2 डेसिमल के बाद लग जाएगा, और इसके बाद ये जो जितना भी लिखा है इतने ही सैकड़े होंगे। सीधे सीधे आपका कितना है? 253। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या लिखा है? लिखा है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से ज्यादा हूं। अब भाई 24 गुणे 4 मतलब होता है 96, 96 से बड़ा। अब 96 से बड़ा 87 तो नहीं होते, ये वैसे गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया। 97 96 से ज्यादा है, 99 96 से ज्यादा है। ठीक है, यहां तक ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। क्या थर्ड में इकाई और दहाई के अंक बराबर है? नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है संख्या इतने में 7 2 बार आया है, 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो क्या लिखा है? ये वाला 7 इसके बाद 4 बार है, अंक 4 अंक है तो 4 जीरो रख दिया। इस 7 के बाद 1 अंक है, अंतर बताना है। 10 में से 7 गया 3, 9 में 9 बचा, यहाँ 9 6 6 9 9 3 0, 6 9 9 3 0, 6 9 9 3 0। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण, ये क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए। कोण की माप क्या होगी? भाई घड़ी आपने देखा ये होता है 12 बज जाते हैं, ये 1 बजता है 2 बजे। 2 बजे घंटे की सुई 2 पर होगी, मिनट की सुई 12 पर होगी। और हमेशा आप जान लें कि जो घड़ी होती हो तो आप जानते ही हैं कि घड़ी 12 ऐसे पार्ट बटे होते हैं, है ना। और एक पार्ट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री। तो एक और ये भी 30, तो 30 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ठीक 2 बजे अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अगर 3 बजे पूछते तो 90 हो जाता, 4 बजे पूछते लेकिन ठीक 4 बजे ठीक 5 बजे तब की बात कर रहे हैं, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, अब देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बीसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, मतलब चाहती है कम से कम खर्चा हो। निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। कह रहे हैं 18.5 प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं खरीदे। तो भाई 16 दर्जन वस्तुएं, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 16 दर्जन में कितने होंगे, 16 गुणे 12, 16 गुणे 12 हो जाएगा 32, 160, 192 वस्तुएं। तो 192 को आप मल्टीप्लाई कर लेना 18.5 से। अगर कह रहे हैं 21 रुपया 50 पैसा एक पैकेट का मूल्य है, 21 रुपया 50 पैसा, तो 170, तो 170 का 21.50 से मल्टीप्लाई कर लेना। 25 रुपए प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 दर्जन में 144, तो 144 का आप 25 से मल्टीप्लाई कर देना। और 16.5 रुपए प्रत्येक पैकेट की दर से 220 का 16.5 से मल्टीप्लाई करना। जिसका पैसा कम आएगा वही ऑप्शन, उसी में कम पैसा खर्चा होगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से ज्यादा है। 7/8 से कम, भाई 7/8 करो तो 70 हो जाएगा, 8 64, 6 70, 8 64, 6 बचा 60 हुआ, 8 से 56, 4 बचा 40, तो 8 पंचे 40, ये इतना आ गया। 1/3 का सब लोग जानते हैं 0.33 होता है। अब कह रहे हैं ऐसी कौन सी भिन्न है जो इससे बड़ी है इससे छोटी है। 9/10 का मतलब 0.9, तो ये तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा है, गलत हो गया। 3/11 को अगर हम करेंगे तो 2 आएगा। 8 80, 11 7 77, ये इससे छोटा ही आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। 17/24, अब भाई करोगे तो पॉइंट लगाओ, 170, 24 144, 24 7 टाइम्स जाएगा, तो यही इसके बीच में आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 मित्रों की औसत लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। और यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153, 150, 151, 147 सेंटीमीटर, तो 5वें मित्र की भाई औसत लंबाई दे दिया 150, हम 5वें मित्र का भी 150 ही मान के चल रहे हैं एवरेज। अब देखो 5 मित्र है, पांचों की औसत लंबाई कितनी है 150, ठीक। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं करने की। वैसे तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 5 मित्र का टोटल योगफल कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा भाई 750। भाई औसत कितना दिया है 150, 5 मित्र है तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 750। 4 लोगों को दिया है, 5वें का निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर पहला 153 है तो इसका मतलब है कि वो 147 होना चाहिए, तभी एवरेज जाके 150 बनेगा। ये 3 ज्यादा है तो जिसका नहीं दिया वो 3 कम होना चाहिए। अगला 185 है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं, 185 है 150 ही होना चाहिए। ये 151 है तो उसको एक और कम होना चाहिए, यानी 146 होना चाहिए उसको, ठीक है। ये 147 3 कम है तो इसको 3 और ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एवरेज बनेगा, तो 149 बन जाएगा। 149 इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। इसे 150 दिया है तो 150 आपने उसको भी मान लिया। अब ये 3 ज्यादा है, एवरेज हमें 150 ही पूरा करना है, तो ये 3 ज्यादा है तो इसका मतलब उसको 3 कम कर दिया तो 147 हो गया। ये 150 था 150, तो नो डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, ये 1 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है 1 और कम होगा, 146 होगा। ये 3 कम है तो वो 3 और ज्यादा होगा, तभी एवरेज जाके पूरा हो पाएगा, तो 149 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या है कि टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458, 368 पहली पारी में बनाए, टीम ए की बात कर रहे हैं, 368 और 458 जोड़ो भाई, 8 8 16 के 6, 6 5 11 1 12, 4 4 8, 826 रन बनाए टीम ए ने। बी ने कितना बनाया, बी ने पहली पारी में 395 बनाए हैं और दूसरी पारी में 439 रन बनाए हैं। ऐड करो, 9 5 14, 9 3 12 1 13, 4 3 7 1 8, ठीक है।
किस टीम ने मैच जीता? तो भाई ये 826 रन बनाई, 834, तो बी वाली टीम जीत गई, 8 रन से जीती है। बी टीम जीती 8 रन से, टीम बी 8 रन, टीम बी 8 रन, है ना। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 यानी 5:30 कह रहे हैं, इसका मतलब 12 बजे पहले यानी कि मॉर्निंग 5:30 बजे की बात कर रहे हैं, प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया समय मतलब 28 तारीख को चली है सुबह 5:30 पे और 29 तारीख को पहुंची है रात में 21:50 यानी कि 9:50 पे, है ना। तो 24 घंटा तो पूरा पूरा लगा भाई। 28 से 29 की सुबह 5:30 यानी 24 घंटा हो गया। सुबह 5:30 से शाम के 5:30 12 घंटा और हो गया। 5:30 से ये 21:50 है, 5:30 से 9:30 4 घंटा और हो गया और 20 मिनट का और ये 20 मिनट में है, ये सब आवर्स में है। 24 और 12 36 और 4 40 घंटा 20 मिनट लगा। 40 आवर्स और 20 मिनट, 40 घंटा 20 मिनट लगा, 40 घंटा 20 मिनट, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। 41 में है कि दिए गए विकल्पों से उस संख्या होना चाहिए, उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है ना। मतलब जो 5 और 7 के टेबल में तो आए लेकिन 6 के टेबल में ना आए। तो भाई इसमें पहले ये देख ले कौन कौन सा 5 और 7 की टेबल में आ रहा है। तो 5 की टेबल में तो सब आएंगे क्योंकि सबके इकाई का अंक 0 है। हम जानते हैं कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 में आता है। तो 5 में तो सब आ रहे हैं। चलो ये तो इसके लिए तो सारे ऑप्शन सही हैं। 7 3 21, 7 4 28, 7 9 63, 7 6 42, 7 की भी टेबल में चारों आ रहे हैं। अब 6 में चेक करना है तो भाई 6 3 18, 3 30, 6 5 30, ये तो आ जाएगा, नहीं है लेकिन 6 का नहीं है तो ये तो 6 का भी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 6 चौको 24, 4 4, हाँ ये नहीं है, ये 6 की टेबल में नहीं आएगा भैया। अगर इसकी बात करें तो 6 कम 6, 6 5 30, 105 आ जाएगा और 6 7 42 ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाई हम जानते हैं ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है भाज्य और ये नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। ठीक है, 5 गुना भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। भाई जो भाजक है वो शेषफल का डबल है और शेषफल हमें 5 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 10 है। और भागफल का 5 गुना, भागफल कितना होना चाहिए भाई, भागफल का 5 गुना, ऐसा नंबर जिसका 5 गुना करो तो 10, तो 2 आ जाएगा। अब भाज्य बताना है तो भाज्य क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 10 दूनी 20 और 5 25, 25 कहाँ दिख रहा है भैया, 25, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। देखिए 5 क्रमागत संख्याएं, जब भी क्रमागत का मामला आ जाए जितनी संख्याएं है उतनी लाइन आप बना लें। 20 है तो 20 को 5 से भाग कर दे, 4 आया, इसको बीच में रख दें। ठीक, अब 5 सम और विषम की तो बात है नहीं तो डायरेक्ट आगे बढ़ो, 5 6, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कह रहे प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बता दो, तो इन तीनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। 9 कहाँ है, 9 इसमें कहाँ है, 9 जहां भी हो ये है ऑप्शन, 9 इसका ऑप्शन मीन्स फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, सही है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 वर्ग सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल घिर जाएगा। एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। वर्ग के रूप में 144 तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 तो भुजा कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, यानी कि वर्ग की सारी भुजाएं 12 हैं। ठीक, अब कह रहे हैं यानी कि 48 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं उसी तार को से एक आयत बनाया गया और जिसकी लंबाई 16 है तो 16 यहाँ है तो 16 16 दूनी 32 तो यही हो गया, 32 हो गया। 48 टोटल है तो बचा कितना, 16, 16 में 8 ये पा जाएंगे, 8 ये पा जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल बताना है तो 16 गुणे 8, 16 × 128, 16 × 128 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, बात समझ गए होगे। वर्ग का एरिया दिया था, क्षेत्रफल दिया था, तो वर्ग की भुजा निकाल लिया, 12 आ गई, यानी कि वर्ग का परिमाप 48 है। इसी तार से आयत बनाया गया, लंबाई दिया है, तो 16 ये हो गया, 16 32 हो गया, 48 है हमारे पास मीटर तार। तो 8 8 ये बन जाएगा, क्योंकि 16 बचा, 16 में 8 ये पा जाएंगे, 8 ये, और आयत का हमें क्षेत्रफल बताना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, निकल आया हमारा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताना है सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। अब इसमें कह रहे हैं कि 5/6, तो एक काम करें, तो एक 5/6, इसका मतलब पॉइंट लगाइए, 50 हो जाएगा, 6 8 48, 2 20, 6 3 18, 3/4 यानी कि 0.75, 1/2 सब जानते हैं 0.5, 0 कर दो आगे, 2/3 0.66 होता है, 3/5 0.60 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा भैया हमको दिख रहा है 5/6, कहाँ है 5/6, या तो थर्ड है या तो फोर्थ, ये तो दोनों वैसे गए, और उससे छोटा हमें दिख रहा है 3/4, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। भाई 100 के आधे से अधिक, 100 का आधा 50, 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा तो 100 है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ये 6 दहाई से ज्यादा, अब 6 दहाई का मतलब 60 से ज्यादा है, और 8 दहाई, ये दही नहीं है, दहाई है, कितना है, दहाई, यानी 60 से ज्यादा है और 80 से कम है। अब 60 से ज्यादा है, 80 से कम है, तो 54 तो नहीं होगा, 80 से कम है तो 81 भी नहीं होगा, या तो 72 होगा या तो 63 होगा। इसके अंकों का योग 9 है, तो 7 2 9 6 3 9, अभी तक तो दोनों सही है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, देखो दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 3 है, तो 3 का दुगुना है कि नहीं है, तो बस यही वाला आंसर हमारा सही हो गया, है ना। इस बात, अब इसमें देखा जाए दहाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 2, तो 2 का दुगुना 7 तो नहीं होता, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इतना पाने के लिए इतना कामा इतना और इतने के योग में से क्या घटाया जाए, तो 8 0 8 8 0 8 8 8 8 0 8, इसका योग करो, 8 3 24, 8 2 10, 9 और 8 3 24, ठीक है। इसमें से कितना घटा दिया जाए, तो इसी को घटा दो, 17 8 6 3 1 4 0 7, इतना घटाना पड़ेगा, 70 41, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो लिखा है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा, भाई स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर चलोगे तो 50 रुपया लेंगे, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपए। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। अब बात समझो भाई, 258 रुपए दिया है उन्होंने, है ना। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए तो उन्होंने 50 रुपए दिया होगा, तो 50 रुपया तो वही हटा दो, माइनस कर दो, 2 किलोमीटर चल लिया इन्होंने, ठीक, 2 किलोमीटर ये चल चुके। अब बचा 208 रुपया दिया होगा हर 1 किलोमीटर के लिए, भाई 50 रुपए तो 2 किलोमीटर चलने का दिया होगा, तो अब 258 में 50 रुपए माइनस कर दो, बाकी 208 रुपए दिया होगा हर 1 किलोमीटर चलने के लिए, और 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे 16 रुपए देना पड़ता है, तो 16 से भाग कर दो, पता चल जाएगा कितने किलोमीटर चलने हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 4 बचा 48, 16 3 48, 13 किलोमीटर और चली है, तो 13 किलोमीटर और हो गया, कितना हो गया भैया, 13 2 15, 15 किलोमीटर टोटल घर से और स्टेशन की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या लिखा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो हमें 9 को 5 टाइम्स लिख देना है। फिर क्या लिखा है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, इसका हमें योगफल बताना है। तो ये हुआ 9 9 9 1 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना, 1 0 0 9 9, 1 0 0 9 9, जिस भी ऑप्शन में मिल जाए, इसका फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्या लिखा है, 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1000 किसके बराबर होगा।
4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है 1300, तो 1300 लिख लिया। अब लिखा है प्लस 13 इकाई, इकाई का मतलब होता है 1, और 13 इकाई 13 गुणे 1 यानी कि 13 प्लस करना है ना, और प्लस 13 दहाई, अब दहाई का मतलब होता है 10, तो लिखा है 13 दहाई, तो 13 गुणे 10, 13 गुणे 10 कितना होगा 130। इन तीनों को हमें जोड़ना है और जो भी आएगा उसमें से हमें 1000 क्या कर देना है, माइनस करना है। तो भाई जोड़े 3, 3 और 1 4, और ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 1443। अब 1443 में से अगर हमें 1000 माइनस करना है तो कितना बचेगा 443। 443 जहां कहीं भी दिखे वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 53 में है, थोड़ा ऊपर कर दें, लिखा है यदि 0.239 प्लस क्या करना है, देखिए डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा तो 2.93, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 रख दे। इन दोनों को ऐड करना है, उसमें से इसको माइनस करना है, और वो किसके इक्वल है 3 पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 3.92 माइनस के है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। मतलब इस क्वेश्चन में पहले हमें इसे सॉल्व करके इस इक्वेशन को के की वैल्यू निकालनी है, फिर जो के की वैल्यू आएगी उसमें हम क्या ऐड कर दें कि वो 3 के इक्वल हो जाए, है ना। तो पहले हम लोग इसको इन दोनों को ऐड कर रहे हैं भैया, तो ऐड करो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 9 2 11, 2 और 1 3, है ना। अब इसमें से 1.29 माइनस करना है, 1.29 आगे कुछ नहीं है 0 रख दो, माइनस करो भैया, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 बचेगा, 0 ये 8 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, है ना भाई। 16 में से 9 गया 7, यहाँ 0 बचा, 0 में से 2 गया, मतलब 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ 2 में से 1 चला गया 1 बचा। अब ये तो हमारे लेफ्ट साइड की वैल्यू आई है, कितनी आई है 1.879, और ये किसके इक्वल है 3.92 माइनस के इक्वल है। इस के को इधर उठा लो, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3.92 में से इस चीज को माइनस करना, उधर चला जाएगा, तो 1.879। अब इसके पास कुछ नहीं था, माइनस करना है, घटा दो, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, 11 में से 7 चला गया 4, और यहां 8 में से 8 चला गया 0, और यहां पे कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। के की वैल्यू हमें जो मिली है वो 2.041 मिली है। अब 2.041 में कितना ऐड कर दें कि 3 हो जाए, तो थोड़ा वर्बली इसको अगर हम लोग सोचें कि 2.041 इसमें कितना ऐड कर दें तो 959.959 जहां कहीं भी मिले 0.959, इसका फोर्थ जो ऑप्शन दिख रहा है हमें वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 से 10 सेकंड में हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो जिसमें हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें ये ध्यान नहीं देना है। अब जिस क्वेश्चन में आपको पेन पेपर का यूज करना है भाई, तो उसमें करना पड़ेगा। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें ध्यान ये रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश ये करनी है कि हमें पेन और पेपर का ज्यादा यूज ना करना पड़े, माइंड में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्यादा प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या लिखा है, रमा के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। रमा के पास केवल 50 रुपए का नोट है और 100 रुपए का नोट है। यदि उसके पास नोटों की संख्या 25 है, टोटल नोट कितने हैं 25 है नोट, तो और धन कितना है 1750 रुपए धन है, तो उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं इसको बताना है। हम लोग इसको बेसिक मेथड से ना करके थोड़ा ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25 है, 50 रुपए के कितने नोट हैं 100 रुपए के नोट कितने हैं ये हमको बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसमें 10 नोट बता रहे हैं 50 के और 7 नोट, तो ये 17 ही नोट हुए, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 25 नोट है। इसमें दोनों को ऐड करो 25 नोट हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब इन तीनों में से ही कोई ना कोई आंसर सही होगा। अगर भैया 50 रुपए के 10 नोट है तो इसका मतलब कितना हुआ 500 रुपया है। भाई 50 रुपए के अगर हम 10 नोट रखे हैं, पहले 50 की बात की है फिर 100 की बात की है। अगर हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट हो तो कितना रुपया हुआ 500 रुपया हुआ। अगर हमारे पास 15 नोट 100 के हैं तो कितना हुआ 1500 रुपए हुआ। अब दोनों को ऐड करो तो 2000 रुपए हो गया, जबकि हमारे पास है कितना 1750 रुपए ही है, तो पहला ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है। अगर हमारे पास 15 नोट 50 रुपए के हैं तो इसका मतलब 750 रुपए 50 की नोट से पूरे हो गए,
और 10 नोट किसके हैं 100 रुपए के, तो 1000 रुपए हमारे 10 के नोट से पूरे हो गए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1750। इसका मतलब जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वही इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है ना। तो हम लोग ऑप्शन से ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लिखा है कि रुबीना के कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। रुबीना ने होना चाहिए, रुबीना ने कार से 16:50 बजे, अब 16:50 लिखा है, जब भी 12 के बाद कोई नंबर लिखा हो बजे में टाइमिंग में तो समझ जाइए कि 12 के बाद मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद बात कर रहे हैं। तो 12 से कितना ज्यादा है 12 से 16 4 ज्यादा है, तो इसका मतलब 4:50, वो भी क्या शाम के टाइम की बात कर रहे हैं। इतने बजे इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। और उसी दिन 21:15, अब 12 से कितना ज्यादा है 21 9, यानी कि रात में 9:15 पे क्या किया यात्रा को समाप्त किया। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा भाई, शाम को 4:50 पे हम निकले और रात के 9:15 पे अपने घर पे आ जाए तो टोटल हमने यात्रा में कितना समय लगाया इसके बारे में बताना है। तो भाई 5 बजे से 10 मिनट पहले निकले थे, हम उसको 5 माने ले रहे हैं। 5 से 9 बजे तक तो हम गए हुए रहे, तो 4 घंटा तो कंफर्म हो गया। 10 मिनट पहले निकले थे वो 10 मिनट, और 15 मिनट बाद आए हैं तो 15 10 25 मिनट, यानी 4 घंटे 25 मिनट। जहां कहीं भी मिल जाए वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्या लिखा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। मतलब संगीता क्या चाहती है, एक साबुन खरीदना चाहती है, वो साबुन की जो कास्ट है वो कितनी है 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। भाई 5 रुपए कितने सिक्के हैं उसके पास, एक सिक्का है। 2 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के उसके 2 सिक्के रखे हैं, तो 2 रुपया ये रखे हैं, ठीक है। और 5 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 5 सिक्के हैं, तो कितना रुपया हुआ 2.5 रुपया हुआ। अब इस चीज को आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है, कितना रुपया रखे हैं भैया, 5 2 7 2 9, 9.5 रुपए अपने पास रखे हैं। अब 9.5 रखे तो 50 पैसे की और रिक्वायरमेंट है, क्या करना है 50 पैसे की उसे और रिक्वायरमेंट है। अगर 50 पैसे और हो जाए तो वो साबुन इजिली परचेज कर लेगी, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। देखिए थोड़ा इसको हम लोग समझ लें अच्छे से कि क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम में हमें इसे लिखना है भिन्नों के समूह का चयन, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसमें हमें जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1/3 1/4 1/2 ही दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग जो छोटे नंबर मिल जाए तो थोड़ा हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 0.33 1/4 का मतलब होता है डेसिमल में 0.25 और 1/2 का मतलब होता है 0.50। सबसे छोटा कौन है 1/4, ये सबसे छोटा है। तो 1/4 कहां दिख रहा है भाई, हमें क्या करना है सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो भाई सबसे छोटा कौन 1/4, तो 1/4 तो पहले नंबर पे आएगा। इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है 1/4 एक ही में है और किसी में है ही नहीं फर्स्ट नंबर पे 1/4, तो इसका डायरेक्टली हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। अब भाई 1/4 इससे बड़ा कौन है भाई, इसके बाद कौन आया, ये आया कि ये आया, तो भाई ये आया 0.25 के बाद 0.33, और इससे बड़ा कौन 1/2, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, भाई एक वर्ग हम और बना लें, इसकी भुजा दुगनी कर दो, भाई 5 थी डबल कर दो, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, मतलब पहले के क्षेत्रफल के मुकाबले जो नया वाला क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा। तो भाई पहले क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, पहले क्षेत्रफल इसका 25 था। और अभी की बात करें तो अभी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, भुजा स्क्वायर होता है तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, क्षेत्रफल कितने गुना हो गया 4 गुना हो गया। भाई 4 गुना जहां कहीं भी दिखे वही हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
प्रियदर्शनी ने क्या लिखा है कि 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो क्या दिया है इसमें कि किलोग्राम में भी दिया है और ग्राम में भी दिया है। तो हम लोग एक काम करें, इस किलोग्राम को भी ग्राम में ही बदल लें। तो भाई हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा करेंगे तो ये 4800 हो जाएगा। 2500 ग्राम डायरेक्टली दिया है और ये हो जाएगा 3500। इन तीनों के मिश्रण को मिला लिया है ना, तो मिलाया तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 5 18 5 2 7 3 10। इतना हो गया इसके पास टोटल बादाम, किशमिश और काजू का जो टोटल वजन हो गया वो कितना हो गया? 10,800 ग्राम। और इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए। कितने पैकेट बनाए हैं? 3 दर्जन पैकेट बनाए हैं। 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 3 दर्जन में 36 पैकेट बनाए हैं। तो प्रत्येक पैकेट का भाग तो 36 से भाग कर दो भैया। 36 से भाग करोगे, 36 का 3 गुना होता है 108। आगे 2 जीरो रखे हैं तो 2 जीरो रख दो। मामला हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लिए थे तो 300 ग्राम के प्रत्येक पैकेट बनेंगे, है ना। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। मतलब 100 लाख यानी कि 1 लाख के 100 पैकेट अगर हमारे पास गड्डियां हो तो कितना होता है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं भाई 100 लाख को 1 करोड़, 100 लाख रुपए 1 करोड़ के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है? इसका 4th ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा 3630 3630 का गुणनखंड नहीं है। मतलब 9 11 3 और 5 किसके पहाड़े में ये नंबर नहीं आएगा? तो देखिए हम जानते हैं 5 के पहाड़े में कोई भी नंबर अगर है उस नंबर का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 के पहाड़े में आएगा। तो भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें बताना है जो गुणनखंड ना हो 5 का। तो ये इसका गुणनखंड 5 है, ठीक है। 3 के लिए 3 के पहाड़े में ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा? हम जानते हैं 3 के लिए रूल ये होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या के जितने भी अंक लिखे हैं सबको ऐड कर लो। तो भाई ऐड करो 3 और 6 9 और 3 12 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 भी इस नंबर का गुणनखंड है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। 11 के पहाड़े में भी आएगा, 11 या 33, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 11 या 33 ये भी कट जाएगा, ये भी गड़बड़ है। लेकिन 9 के लिए जो रूल होता है, 9 के लिए रूल क्या होता है? संख्या के जैसे 3 का रूल होता है वैसे ही 9 का होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आ जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। तो ये 12 आया था इसका योगफल, वो 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा। हमें यही बताना था कि कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। तो 9 इस नंबर का गुणनखंड नहीं है ना। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा? इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में दर्शाती है? भाई अवरोही क्रम में हमें बताना है। अवरोही क्रम में भाई ये तो लिखा है 10.5। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से हमको लिखते चले जाना है। तो भाई 10.5 से छोटा ये है, सही है। फिर 1.50 यानी 50 लिखा है। देखो यहाँ भी 1 पॉइंट है, यहाँ भी 1 पॉइंट है, तो यहाँ लिखा है 50, यहाँ लिखा है 5, ठीक है। अभी तक इससे छोटा ही है। लेकिन 5 के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए 3 डिजिट आ गई तो यहाँ भी 3 डिजिट बना लो। तो ये 50 लिखा है, ये 55 लिखा है। तो हमें क्या चाहिए? अवरोही, उससे छोटा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड पे आए, अब ये लिखा है इससे छोटा नंबर है भाई 10.5 से छोटा 1.5 और यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझा दें हम। जैसे इस तरह से लिखा है, ये लिखा है इस तरह से 1.05 1.005 और 0.155। बात समझिएगा। अब इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है। सबको 3-3 डिजिट बना लो ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। अब इसको बनाना नहीं, हम यहाँ लिख लिख करके बता रहे हैं आपको, एग्जाम में डायरेक्ट समझना है। ये 500 लिखा है। अब देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो वो 1 छोड़ दो, डेसिमल के बाद की बात करो। यहाँ 500 है, यहाँ इसको पढ़ा जाएगा 55, तो 500 से छोटा ही है। 55 से छोटा 50 है, 50 से छोटा ये 5 लिखा है। और अगर इससे ये सोच रहे होंगे तो यहाँ 1 पॉइंट समथिंग है और यहाँ 0 पॉइंट, तो ये तो इससे छोटा हो ही गया। तो ये सेकंड नंबर जो है हमारा वो क्या है?
करेक्ट है। अगर सेकंड करेक्ट है तो हमें थर्ड और फोर्थ को चेक करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 4 में से कोई एक ही हमारा क्या होता है, सही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 -5 +5 -5 +5 -5 इस तरह से इसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। विषम पद के संख्या का योगफल बताना है। ये ध्यान रखना है, विषम पद मतलब उसमें जो पद हमें काउंट करेंगे, इसमें ये तो लिखा है सिर्फ इनफाइनाइट बार चल रहा है, एक बार +5 फिर -5 +5 फिर -5 +5 फिर -5 इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमें सिर्फ विषम पद का योगफल बताना है, मतलब या तो 3 पद ले लें या 5 पद ले लें या 7 पद ले लें या 9 पद ले लें, इस तरह से। तो हम पहले एक काम करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट ले लो, 3 पद ले लें, +5 -5 +5। तो भाई 5 प्लस में 5 माइनस में क्या बचा, 5 बचा, यही हमारा हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 लेते तो भाई 5 ले लो, एक बार +5 -5 +5 -5 +5, ठीक। तो ये +5 से ये -5 कट गया, +5 से -5 कट गया, फिर भी बचेगा भाई +5 के बाद -5, तो 2 जो होंगे वो कट जाएंगे, लास्ट का भाई +5 बच जाएगा। तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, अगर विषम पदों की संख्या के योगफल बताना है तो उसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ समझना है। क्या लिखा है, एक पूर्ण संख्या को 100 में जोड़ा जाता है और उसी संख्या को 100 से घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त 2 परिणामी संख्याओं का योग कितना होगा। क्या लिखा है, 100 में एक कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। पूर्ण संख्या हम एक जर्नल ले लें, कोई x ले लिया हमने, हम कह दिए कि एक पूर्ण संख्या क्या है, x है, और उसको 100 में जोड़िए आप। तो भाई जोड़ो, 100 में हमने x जोड़ दिया, एक चीज तो ये मिल गई हमें, ठीक है। और उसी संख्या को, कौन, वो पूर्ण संख्या जो थी, 100 में से घटा दो। तो भाई 100 में से हमने उस संख्या को क्या कर दिया, घटा भी दिया, एक ये मिल गया। तो ये जो दोनों नंबर्स मिले हैं, अब इन दोनों का हमें योग बताना है। तो अब लगा दो 100 + x, ऐड करना है 100 - x और +x कट गया, ये भी 100 प्लस में, ये भी 100 प्लस में, 100 और 100 मिलके होता है 200। इसका सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या लिखा है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। लुप्त संख्या मतलब ये वाली हमको संख्या बतानी कि ये क्या होगी। यहां पे लिख रहे हैं 1, इसके बाद आया है 6, यहां पे आया है 15, ये हमको बताना है, ये है 45, ये है 66। हमें पैटर्न पहचानना है। और सीटेट की परीक्षा के लिए अगर लुप्त संख्या की बात करें तो हम बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आप डिफरेंस फाइंड करें। भाई 1 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। 6 और 15 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 का। भाई यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस कितना था, 5। इसके और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 9, यानी कि 4 बढ़ा, तो यहां भी हमें 4 बढ़ना चाहिए। तो 5 में 4 जोड़ा 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 और 15 कितना होगा, 28। तो इसका 28 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चेक कर ले क्या जो हमने निकाला है वो हमारा पैटर्न यही होगा। तो भाई अगर ये पैटर्न हमने जो चेक किया है अगर ये सही है तो 5 के बाद 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 4 जोड़ो 17, 28 और 17 क्या 45 होता है, यस होता है। इसका मतलब ये 28 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो डिफरेंस से आप कंफर्म कर लें कि इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 9 का, तो ये 4 बढ़ा तो यहां से भी 4 बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद आप चेक भी कर लें कि जो हम पैटर्न सोच रहे हैं उससे आगे के नंबर्स जो लिखे हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। भाई 17 है तो यहाँ 21 का डिफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं है। 45 में 21 जोड़ो 66 आ रहा है। इसके बाद इसमें 25 जोड़ो, सभी 4 का डिफरेंस लेके बढ़ रहे हैं और ये हमारा पूरी सीरीज अच्छे से बन रही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन होगा 28। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्या लिखा है, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2000 से छोटी एक 4 अंक के अंकों की संख्या हूं। अब इस पे चारों ऑप्शन में देखिए 2000 से छोटी, भाई ये तो बड़ी है, 2000 से बड़ी है तो उसको हमें काउंट ही नहीं करना है ना। अब आगे क्या लिखा है, मेरा पहला अंक बाएं से, बायां कौन है, इधर से, बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। तो भाई इसमें अगर देखा जाए थोड़ा दूर लिख दें, ये 2 है, इसका 1/4, ये पहला अंक जो है तीसरे अंक का 1/4 तो है। अभी तक सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन 2 का
एक चौथाई एक तो नहीं होता है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब चौथा देखें, तीसरे अंक का एक चौथाई एक, हाँ बिल्कुल सही है। अभी तक दूसरा और चौथा होने के चांसेस है, फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ही गलत हो गए हैं। यहीं तक में क्या लिखा है, अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है, तो प्रथम अंक का 1 का 8 गुना 2 तो नहीं होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला सही है। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं सही है तो इसका मतलब ही है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही है। आगे पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही आप कट कर सकते हैं। फिर भी हम पढ़ लें, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है तो भाई जोड़ो 1 और 2 3 और 3 और 4 7, तो भाई 7 आ रहा है, तो मेरी पहचान कीजिए। तो भाई पहचान यही है कि 1 2 4 8 जो इसका है फोर्थ ऑप्शन, वही इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे, है ना। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना चावल मिलेगा। भाई किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार हैं, 300 किलोग्राम चावल है, हर परिवार में इक्वल देना है, तो भाई 300 किलोग्राम को 15 जगह वितरित करना है, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, आगे रख दो 0, 20 किलोग्राम। इसको हम वर्बली अपने मन में ही कर सकते थे, लिखने की या भाग करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन कि भाई दो संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में, दो संख्याएं हैं, डायरेक्ट हमें नहीं दिया है, दोनों संख्याएं अनुपात में दी है कि 11 और 17 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया है 4675 है। ये संख्याएं क्रमशः क्या है ना। तो देखिए ये संख्याएं हमें अनुपात में दिया है, तो पहले हम संख्याओं का क्या कर लें, अलग अलग कर लें। और संख्याओं को अनुपात से अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई क्या ले लो, कोई एक वेरिएबल कोई भी ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों संख्या हमने अलग अलग कर लिया। अब हम मान के चले जो पहली संख्या है वो 11x है, दूसरी संख्या जो दी है वो 17x है, ठीक। इसका एलसीएम कितना दिया है, 4675। हमें संख्याएं बतानी है, मतलब कुल मिला के हमें x की अगर वैल्यू मिल जाए तो x का 11 से गुणा कर दे वो पहली संख्या हो जाएगी, x का 17 से गुणा कर दे वो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो कैसे किया जाए भाई, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर आप ये फार्मूला पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब पहली संख्या हमें भाई कितनी दिया है, 11x, तो लिख लो। दूसरी संख्या कितना दिया है फिलहाल, 17x, लिख लो। एलसीएम कितना दिया है, 4675। एचसीएफ नहीं दिया है, तो भाई इन दोनों का, भाई दोनों संख्याएं फिलहाल तो हमने 11x और 17x माना है, एचसीएफ इन दोनों का निकाल लो। तो भाई एचसीएफ इसका कितना होगा, एचसीएफ का मतलब ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन हो। तो 11 और 17 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा एक को छोड़ करके जिसकी टेबल में 11 भी आता हो और 17 भी आता हो, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन x और x तो दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन होता है भाई एचसीएफ होता है, तो यहाँ हम एचसीएफ की जगह x रख रहे हैं। x से x क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 11x गुणे 17 बराबर इतना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4675 को हमें 11 बटे में आ गया और 17 भी बटे में आ गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 11 के पहाड़ा पढ़ो भाई, 11 चौको 44, 2 बचा 27, 11 दूनी 22, 5 बचा 55, 11 बचे 55, 17 से काटो भाई, 17 दूनी 34, 8 बचा 85, 17 बचे 85। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 25। अब x की जो भी वैल्यू मिली है, x को 11 से गुणा कर दो, तो 25 को 11 से गुणा करेंगे 275, तो एक संख्या तो हो जाएगी हमारी कितनी, 275। अब भाई 275 इसमें नहीं आ रहा है तो ये तो कोई बात है नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा है तो कोई बात ही नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा है कोई बात ही नहीं,
इसी में आ रहा है, तो दूसरी संख्या तो जायज सी बात है कि 425 ही होगी, क्योंकि जब पहली संख्या 275 और चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 275 हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही इसका सही होगा। तो ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था। इस फार्मूले को आप लोग अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको क्या कर लें, कहीं भी नोट कर लें। खासकर लास्ट टाइम चल रहा है, मैराथन वीडियो है, तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप इसको माइंड में नोट कर लें, दिमाग में इसको बिल्कुल स्थापित कर लें, रख लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 10 अंकों की एक संख्या ये लिखी है, 8 और 9 से विभाज्य है। n और m के मान क्रमशः बताने हैं, हमें n का मान बताना है और m का मान बताना है, ठीक है। अब इसका हमें अगर रूल मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा है, 4 9 5 8 n 9 6 m। पहले हम 8 की बात करें। कोई भी नंबर लिखा हो, दुनिया का बड़े से बड़ा नंबर लिखा हो, और अगर ये कहा जा रहा है कि वो नंबर 8 से विभाजित है, इसमें तो दिया है कि भाई 8 से ये विभाजित है, अगर कोई भी नंबर 8 से विभाजित है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि ये नंबर 8 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं। अगर लास्ट के 3 नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर हो लिखा, लास्ट के अगर 3 नंबर से बनी जो संख्या है वो अगर 8 से विभाजित है तो वो नंबर भी 8 से विभाजित माना जाएगा। और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है ये 8 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, n और m का मान बताना है। तो भाई 8 से ये नंबर हमें विभाजित है, तो 8 से विभाजित देखो भाई, चेक करो 8 से, तो 8 एक कम 8, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, कट गया पूरा पूरा। m का मान आखिर क्या होना चाहिए जिससे ये 8 से कट जाए, कटना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 से कट रहा है। तो m का मान हम क्या रख दे, 0 रख दे तो चलेगा, 1 रख दे चलेगा नहीं, क्या रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए, m का मान कितना रख दिया जाए भाई, m का मान अगर हम 8 रख दें, कितना रख दें, 8 रख दें, तो 8 एक कम 8, ये कट जाएगा, है ना। अगर हम 0 रखेंगे तब भी ये कट जाएगा। तो m का मान क्या हो सकता है भाई, या तो 0 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। 0 रखेंगे तभी कट जाएगा, मान लिया जाएगा, और 8 है तभी। मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, तो m की वैल्यू फिलहाल हम 0 और 8 मान के चलना है। अब n की वैल्यू पे आ जाओ। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले 9 से देखो, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या तरीका होता है भाई, अगर संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो भाई संख्या के सभी अंकों का योगफल चेक कर लो, क्योंकि 9 से विभाज्य क्वेश्चन में दे रखा है। तो जोड़ो भाई, 7 7 14 4 18 और 9 27 5 32 8 40 40, n का मान मालूम नहीं है, 40 9 49 और 6 55 55, और m का मान हमें कितना मिल चुका है, अगर m का मान की बात करें 55 में हम क्या ऐड कर दें भाई, m का मान 0 मान के अगर चल रहे हैं, फिलहाल हम 0 मान के चल रहे हैं, तो m टोटल इसका योग कितना हुआ, 55 प्लस n, कितना हुआ 55 प्लस n। अब n का मान कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 होना चाहिए। m का अगर हम m की वैल्यू या तो 0 मानेंगे या तो 8 मानेंगे, अगर हम 0 मान रहे हैं तो भाई तब इसमें सबको जोड़ लिया, इसको जोड़ा, इसको 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 इसको, n छोड़ दिया, इसको इसको, m की जगह हमने 0 मान लिया तो 55 आया। तो n का मान कितना होना चाहिए जिससे ये 9 के पहाड़े में आ जाए, मिनिमम n की वैल्यू क्या हो सकती है, 55 में 8, यानी n की वैल्यू हमें 8 रखना पड़ेगा। 8, इसमें कहीं किसी ऑप्शन में हमें 8 दिख ही नहीं रहा, पहले n का लिखा है, ये n है और ये m है, तो 8 लिखा नहीं, इसका मतलब 0 तो नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो m का मान कितना हो गया 8 यानी कि पहले से ही 63 हो चुका है, n का मान कितना रखा जाएगा 0, n का मान कितना रखा जाएगा 0, 0 का मान 8। बात समझ रहे हैं हमारी। अगर हमने m का मान, भाई m का मान 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, अगर हम m का मान 0 मान रहे हैं तो 0 मानने पर इन संख्या के सभी अंकों का योगफल 55 प्लस n आया, 55 प्लस n, और जानते हैं ये 9 से विभाज्य होने के लिए 55 में कितना जोड़ दें, तो भाई 8 जोड़ दें, तो 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63, तो 63 होगा, यानी n की वैल्यू में कितनी रखनी पड़ेगी 8 रखनी पड़ेगी, और n की वैल्यू इसमें 8 कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो 0 तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया, यानी कि m का मान 8 ही होगा। अब भाई 8 रखोगे, सबको ऐड करोगे तो ये पहले ही 63 प्लस n हो गया। n की वैल्यू क्या रखी जाए, तो भाई 9 के पहाड़े में ऑलरेडी जो 63 है वो आ रहा है, यानी कि 0 रखा जाए, तो m की वैल्यू
कितनी हो गई 8 और n की वैल्यू कितनी हो गई 0, 0,8। पहले n की वैल्यू है फिर m की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, समझने की बात है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो कोई खास दिक्कत हमें नहीं होगी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, संख्या जो संख्या लिखी है में 4 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो भाई इस 4 और इस 4 का, तो ये 4 जो लिखा है इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट रख दें 5 जीरो, और इस 4 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो रख दें। ये होता है स्थानीय मान निकालने का तरीका, है ना। इनको जोड़ना है तो भाई डायरेक्ट जोड़ लें, कितना हो जाएगा 400 400 400 400। इसका बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या लिखा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, 4 बार 0 रख दें, तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9 9 9 9, क्या योगफल बताना है। तो भाई ये क्या हो जाएगा 9 9 9 9 1, कितना हो जाएगा 19,999, 19,999, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या लिखा है, एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है। सममित रेखाएं यानी कि सिमेट्रिक लाइंस किसको बोलते हैं, ऐसी लाइंस जो किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में बांट दें। तो कितनी होती है, इसको डायरेक्ट आप याद कर लें, पतंग जो होती है, काइट जो होती है, उसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है भैया 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है, डायरेक्ट याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या लिखा है, किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से अपनी पानी, ये क्या होना चाहिए भैया पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए पानी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, पानी। क्या लिखा है, किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर, ये स्टार लिखा है स्तर होना चाहिए, स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM पर मापन प्रारंभ किया। 9:45 AM पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी, पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 AM पर क्या थी, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है। 9:45 पर कीर्ति ने चेक किया तो पानी कितना ऊपर था 23 सेंटीमीटर था। तो भाई 9:40 पर कितना रहा होगा, यानी 5 मिनट पहले की बात पूछ रहे हैं। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, तो 5 मिनट में 10 सेंटीमीटर, इससे कम रहा होगा क्योंकि पहले की बात पूछ रहे हैं। तो यानी कि 23 में 10 आप माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या लिखा, प्रेक्षणों 32 41 54 35 26 23 28 33 38 और 40 के औसत और परिसर का अंतर क्या है। औसत जब भी निकालना हो, भैया बात समझना, औसत जब भी आपको निकालना हो, औसत का मतलब होता है सारे नंबर्स को आप ऐड कर लें। तो ऐड करो भैया, 2 1 3 4 7 5 12 6 18 3 21 8 29 3 32 और 8 40 का 0 हाथ है 4 4 और 3 7 4 11 5 16 3 19 2 21 2 23 2 25 3 28 28 3 31 31 4 35, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से आप भाग कर दें, क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 350 आया, टोटल पद कितने हैं 10 है, भाग करेंगे तो 35 बचेगा। ये आ गया इसका औसत। परिसर भैया जब भी निकाला जाता है, परिसर निकालने का कभी कभी एग्जाम में केवल परिसर ही पूछ लेता है। परिसर में क्या करना होता है, इनमें आप सबसे बड़ी संख्या सर्च करें। सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है 54, और सबसे छोटी संख्या देख लें कौन सी है भाई 32, 32 से छोटी कोई है 26 है 23 है, सबसे छोटी 23 है भाई। 23 से छोटी देख लें, कोई है तो नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा 1, और यहां कितना बचेगा 3, 31, कितना आ गया 31। औसत कितना आया भैया 35 आया, परिसर कितना आया 31 आया। पूछ क्या रहे थे, औसत और परिसर का अंतर पूछ रहे थे। तो भाई 35 और 31 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इसका मतलब है इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना।
तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि परिसर कैसे, परिसर मतलब रेंज, अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेंज बोलते हैं, औसत का मतलब एवरेज बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्या है 75? 33, 11, 0 प्राप्त करने के लिए इतना, इतना और इतने के योगफल में क्या जोड़ा जाए। मतलब ये कह रहे हैं ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या, इन तीनों संख्या के योग में कितना जोड़ दिया जाए कि इतना मिल जाए। तो भाई इन तीनों को आपस में जोड़ लो पहले। 8 8 16, 8 24 के 4 हाथ आए 2, 8 हो गया, 8 8 16, 16 6 22 के 2, फिर हुआ कैरी 2, 8 8 16, 8 24 का 4 हाथ आए 2, 2 और 8 10, 6 16 और 8 24। इसमें हम कह रहे हैं क्या जोड़ दें, तो भाई हम x जोड़ दें, तो कह रहे हैं इतना हो जाए। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है इस नंबर में से, यानी कि 3 3 1 1 0 में से 2 4 4 2 4 माइनस कर दो, पता चल जाएगा इसमें कितना ऐड करना है, कितना हो जाए। 10 में से 4 चला गया 6 बचा, यहां भी 0 हो गया तो 10 में से 2 गया 8 बचा, यहां 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 गया 6 बचा, यहां 2 बचा होगा, 12 में से 4 चला गया 8 बचा और यहां कुछ नहीं बचा। 86 86 86 86 जहां कहीं भी मिल जाए, यानी कि सी ऑप्शन में हमको 86 86 दिख रहा है ना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 76, गो। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। भाई अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही अपरिमित रूप से अनेक मतलब इनफाइनाइट, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और 90 और 100 के बीच एक अभाज्य संख्या नहीं भैया 2 होती हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए। ये टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको चाहे तो कर दें कि भाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं क्या लिखा है। एक बहुभुज को सम बहुभुज कहा जाता है जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो। तो भैया किसी भी बहुभुज को पॉलीगन कब कहते हैं, जब सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो, बराबर हो। अगर सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सम बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिया ने 16:45 बजे अपनी यात्रा शुरू की। 16:45 का मतलब जब भी हमने बताया 12 के ऊपर लिखा हो तो 12 में कितना जोड़े, यानी कि 4:45, यानी कि शाम की बात हो रही है, शाम को यानी पीएम पे आ गया। 4:45 पे यात्रा शुरू किया और 23:10 मतलब हुआ 12 में कितना जोड़ दें, 11, तो 11:10 पीएम रात की बात हो रही है। मतलब शाम को 4:45 पे यात्रा स्टार्ट किया और रात के 11:10 पे अपनी यात्रा को समाप्त किया। टोटल कितना समय लगा, भाई 4:45, ये 5 से 15 मिनट पहले, तो 5 बजे मान लीजिए, 15 मिनट अभी छोड़ दीजिए। 5 और 11 के बीच में कितना अंतर हुआ, 6 घंटा, तो 6 घंटा तो कंफर्म हो ही गया। 15 मिनट पहले चली थी, 10 मिनट बाद तक, यानी 25 मिनट, तो 6 घंटा 25 मिनट, 6 घंटा 25 मिनट जहां कहीं भी दिखे इजिली हम उसका आंसर लगा सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 9 9 9, तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 1000। अंतर की बात कर रहे हैं तो 9 9 9 और यहां बचेगा 8। जो अंतर आया है, जब 15 से इसको भाग करेंगे, इसको किससे भाग करेंगे, तो कह रहे हैं तब शेषफल कितना बचेगा, तो भाई भाग कर लो, तो कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, 14 बचा 49, 15 9 135, फिर 14 बचा, फिर 15 9 135 और कितना बचेगा, 14, यानी कि उसका शेषफल भैया कितना बचेगा, 14 बचेगा, जो कि पूछा जा रहा था। तो इसका 4th ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 इकाइयां प्लस 10 दहाइयां प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 किसके बराबर है। तो भाई देखिए 11 इकाइयां, इकाइयां मतलब 1, तो 11 गुणे 1 मतलब 11,
10 दहाइयां, दहाइयां का मतलब 10 और 10 ही दहाइयां है तो 10 गुणे 10 100 हो गया, 100 लिख लें आप। 12 सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100 और 12 सैकड़े है तो यानी 1200 हो गया, है ना। नंबर लिखने का तरीका तो आपको मालूम ही होगा कि यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट और इन तीनों को जोड़ना है, उसमें से 1000 माइनस करना है। तो ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ लें भाई, 1200 और 100 मिलके हुआ 1300, 1311 में से अगर 1000 चला जाएगा, 1311 में से अगर 1000 जाएगा तो 311 बचेगा। कितना बचेगा? 311, है ना। इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या लिखा है? 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज गुणनखंड का अंतर है। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ। ये ध्यान रखिएगा। अब भाई हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? किसका? 15, 20 और 25 का। तो कितना होगा? 15, 20 और 25 का जब भी हमसे पूछा जाए एलसीएम निकालने का, तो भाई जो सबसे बड़ी संख्या है इसका टेबल पढ़ते चले जाइए। 25 दूनी 50, 50 20 के बाहर नहीं आएगा, ना 15 के आएगा। 25 या 75, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 150, 150 भी नहीं आएगा, 300 आएगा। करते चले जाएंगे, कितना आएगा? 300। तो एलसीएम इसका कितना बन गया भाई? 25 का आप 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तब तक करते रहें जब तक बाकी नंबर्स के भी टेबल में वो नंबर ना आने लगे। तो 300 सबसे छोटा वो नंबर मिलेगा जो 15 के भी टेबल में आएगा और 20 के भी आएगा। और एचसीएफ की बात करें तो भाई एचसीएफ के लिए 15, 20 और 25 का कितना बनेगा? 5 बनेगा। क्या अंतर पूछा जा रहा है? तो अंतर भाई 300 और 5 में अंतर कितने का है? 295 का है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं गुणनखंड 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे इतना प्राप्त हो। भाई 201 का पहले हम लोग क्या करेंगे? 201 का 105 से गुणा करेंगे। तो 201 का 105 से गुणा करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या करेंगे? 201 का 100 बार गुणा कर लो, फिर 201 का 5 बार गुणा कर लो। तो भाई 201 का जब हम 100 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई 201 का 100 बार गुणा करेंगे, 2 जीरो आगे बढ़ा दो। 201 का जब हम 5 बार गुणा करेंगे, यानी कि 201 रुपया 5 लोगों को देना हो तो 1000 रुपए तो देना ही देना है, और 1 है 5 जगह देना है तो 1005 रुपए देना है। ठीक है, तो इसको ऐड करो भैया, इसको ऐड कर लो। 5 0 1 1 2। इसमें हम कितना जोड़ दें कि इतना हो जाए? भाई ये लिखा है 21,105, ये लिखा है 21,171। तो 21,105 में कितना जोड़ दें भाई? 66 जोड़ दें। 66 जोड़ देंगे तो ये इसमें अगर हम 66 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 21,171 बन जाएगा। इसका बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 100 कितना दिया है? 20। अब भाई वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 120 30 सब आ जाएंगे। चारों भुजा मतलब प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर होगी। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। एक आयत है और आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा की दुगनी यानी 60 है। ठीक, आयत का परिमाप 156 है। भाई ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये जितना भी हो चारों को मिला करके कितना आ रहा है? 156 आ रहा है। 120 तो यही हो गया। 120 30 और 6 36। 36 में 18 ये पा जाएंगे, 18 ये पा जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर बताना है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट 900 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है। और इसका जो होगा वो 18 छक्का, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो 18 छक्का 108 यानी कि हो जाएगा 1080। इन दोनों में अंतर बताना है। 1080 और 900 में कितने का अंतर है? 180 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं और ये सारे नंबर्स लिखे हैं जो 25 बच्चे पाए हैं। ये ई जो लिखा है ये ई हटा देना है। कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में आ रहे हैं? तो भाई 55 और 75 के बीच में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। 75 के बीच में चाहते हैं, 55 और 75 के बीच में ये हो गया, ये नहीं है,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 55 और 75, ये हो गया, 55 और 75, ये हो गया। काउंट कर रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया 11। तो 11 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। 80 के आधे से अधिक, 80 का आधा कितना होता है 40, 40 से ज्यादा ही है, तो 40 से ज्यादा तो सारे नंबर लिखे हैं। ये 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। ये 4 दहाई से अधिक, 4 दहाई का मतलब 40, 40 से अधिक और 6 दहाई, 6 दहाई का मतलब 60 से कम है। तो 60 से कम यानी कि 60 तो नहीं होगा भाई, 60 से कम की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। 40 और 60 के बीच में, 40-60 के बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, अभी तक तीनों ऑप्शन हो सकते हैं सी को छोड़ करके। इसके अंकों का योगफल 6 है, तो भाई ये तो नहीं होगा भाई, अंकों का योगफल इसके 6 नहीं आ रहा है। इसके अंकों का 6 आ रहा है, 6 ये आ रहा है। अभी बी और डी हो सकता है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो दहाई का अंक इसमें क्या है 5, क्या इकाई के अंक का दुगुना नहीं, ये गड़बड़ हो गया। इसमें देखो दहाई का अंक कितना है 4 और इकाई का अंक है 2, तो ये सही है। जब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। 96 के सभी गुणनखंडों का, तो पहले जब भी सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए आपसे, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये बचेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 2 आया है कितनी बार 5 बार, 2 आया है 5 बार, 3 आया है 1 बार। जब भी सभी गुणनखंड का योगफल पूछे, देखिए ध्यान समझिएगा, 2 पावर 5 लिखा है, हमें स्टार्ट करना होता है 2 पावर 0 से, प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5, एक ब्रैकेट में बंद कर लें। 3 पावर 1 है तो 3 पावर 0 से स्टार्ट होता है, जहां तक पावर इसमें लिखी है, ठीक है। 2 पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0, 1 हुआ, 2 4 8 16 और 2 पावर 5 का मतलब 32, 3 पावर 0 का मतलब 1 और 3, कितना हो जाएगा 32 16 48 और 8 56 4 60, 3 63, 63 और गुणे 4, 63 4 दिया 12 के 2 आता है 1, 4 से 24 और 1 25, 252, कितने होंगे 252। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। भाई इसमें कह रहे हैं कि 176 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 पचे 15, 2 26, 3 अठे 24, इसमें शेष कितना बचा 2 बचा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष इससे ज्यादा आएगा। तो क्या 173 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, सब लोग जानते हो भाई 170 तक कट जाएगा 3, तो इसी केस में बच रहा है सीधे सीधे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले में जो शेष बच रहा है वो इस वाले के शेष से ज्यादा बचेगा, तो बस यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं। समचतुर्भुज जो होता है कितनी सममित रेखाएं होती हैं भैया, तो उसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक समचतुर्भुज के सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक, हमें इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, भाई सब लोग जानते हैं 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। तो एक तो हो गया अधिक कोण, एक बात हो गई। 75 डिग्री 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं न्यून कोण, तो एक तो बन गया न्यून कोण। और 90 डिग्री एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समकोण, तो एक हो गया समकोण। यही 3 बन रहे हैं भैया।
अब देख लो, जिसमें अधिक न्यून और सम कोण की बात करें, अधिक न्यून और सम कोण ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें क्रमशः की बात कर रहे हैं तो पहले अधिक फिर न्यून फिर सम, इसमें न्यून पहले कह दिए, गलत है। अधिक कोण संपूरक कोण की कोई बातें नहीं है, इसमें संपूरक है, कोई बात ही नहीं है। तो क्रम में अगर देखा जाए तो पहले अधिक कोण है, फिर न्यून कोण है, फिर सम कोण है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया, एक तार है उसको मोड़ा गया और एक आयत बनाया गया, और जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। भैया आयत बना लो, ये हमने एक आयत बना लिया, इसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योगफल कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। चलो भैया, इसी तार को हमने फिर से उसी तार को मोड़ा गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्लियर नहीं है। एक तार को मोड़ा गया, आयत बनाया गया, जिसका परिमाप हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब वर्ग बनाया गया, तो भाई वर्ग बनाया गया 20 सेंटीमीटर, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, 20 सेंटीमीटर टोटल चारों भुजाओं का योग है, एक भुजा कितनी होगी, 5 होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 25 होगा, सीधे सीधे 25 सेंटीमीटर, है ना। आयत से कोई मतलब ही नहीं था, देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आयत से कोई मतलब ही नहीं था। उस तार से एक वर्ग बनाया गया, वर्ग का जो परिमाप है 20 है, यानी एक भुजा 5 है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया क्या है, 800 सेंटीमीटर, 80 मीटर और 8 किलोमीटर को अगर हम ऐड करेंगे तो भाई सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें, नहीं, जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखो भैया क्या है, ऑप्शन में सब में मीटर आ रहा है, तो सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो भाई 800 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर यानी 8 मीटर हो गया। हम मीटर आगे नहीं लिख रहे हैं, सबका आंसर मीटर में ही निकालना है। 80 मीटर लिखा ही है। 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 8000 मीटर, कितना हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000, सबको ऐड कर लो भैया, 8 8 0 8, 80 88 80 88 80 88, इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हमें ऑप्शन देखकर ही अपना काम करना होता है। मीटर में दिया है तो मीटर में बात करेंगे। 10,20,203 को अंकों में क्या लिखा जाएगा, भाई 10 करोड़, देखो ये तो 10 करोड़ तक मामले नहीं गया है, बी और सी में तो गया ही नहीं है ना। 10 और 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है भाई, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख तक ही गया है, ये भी 10 लाख तक गया, 10 करोड़ तक कहीं भी नहीं किया है। इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ 20,203, तो यही हमारा हो जाएगा। ये लिखा है 10 करोड़ 2,203, तो 2,000 नहीं है 20,000, तो 20,203 इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 6 अंकों की संख्या है 5 6 2 3 4 और के में के का मान क्या होगा, 6 से विभाज्य। अगर किसी भी संख्या को हमें 6 से विभाजित करना है कि हम 6 से ये संख्या विभाजित है, तो इसका मतलब है वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो विषम की तो बात ही हटा दो, एक तो रखोगे तो 2 से ही नहीं विभाजित होगी। अगर किसी संख्या कोई संख्या 6 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है वो 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है। तो हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो इकाई का अंक है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो एक तो नहीं होता है, तो एक तो वैसे कट गया। अब के का मान या तो 0 होगा या 4 होगा या 6 होगा। अब 3 के लिए क्या कंडीशन होती है कि संख्या के सभी अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। तो अंकों का योगफल करो, 5 और 6 11 2 13 3 16 4 20, 20 में कितना ऐड कर दें, 20 में कितना ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें तो 3 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 0 भी गया। 4 ऐड करेंगे 20 4 24, 24 कट जाएगा 3 से, इसका मतलब 4 ही हो जाएगा, 6 से कटेगा नहीं, है ना। 26 हो जाएगा तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो इसका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गो क्वेश्चन नंबर 94। 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री है सदैव क्या कहलाते हैं। अगर किन्हीं 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं भैया क्या, संपूरक कोण बोलते हैं, याद कर लीजिए, ठीक, संपूरक कोण बोलते हैं। 95 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। भाई कह रहे हैं एक न्यून कोण और एक सम कोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है।
बिल्कुल सही बात है भाई। एक न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं। तो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कोई भी नंबर आप ले लो, 1 डिग्री ले लो अगर आप, है ना। और एक समकोण मतलब 90, तो 90 और एक 91 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये हमेशा 90 से एबव ही आएगा, कंफर्म है। और 90 से एबव 180 से लेस को ही हम अधिक कोण बोलते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। और ये सत्य है, हमें सत्य नहीं है वाले को बताना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया। दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है, ये भी बात क्या? ये बात गलत है भाई। दो न्यून कोणों का योग, भाई 60 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं है? 70 डिग्री भाई ये भी एक न्यून कोण है। दोनों का योगफल किया तो ये क्या? एक समकोण से कम आया भाई, समकोण से ज्यादा हो गया। समकोण तो 90 डिग्री होता है, इससे ज्यादा है। तो ये बात गलत है, गलत है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? सही है। और हमें वही बताना था जो सत्य नहीं है, तो यही वाला सत्य नहीं है, इसके लिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे ऑप्शन चेक करने की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। 96 में देखते हैं, लिखा है योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। भाई 30 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ता है। 1 घंटे में कितना भैया दौड़ता है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है, और 5 मिनट में पूरा कर लेता है। भाई 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है, 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलता होगा? भाई आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर कहो या 500 मीटर कहो, है ना। यानी 1 मिनट में 500 मीटर चलता है, तो 5 मिनट में कितना चलेगा? भाई 2500 मीटर चलेगा। मीटर में ही बताना है, तो कितना हो जाएगा? भाई सीधे सीधे आप समझिए कि 1 घंटे में हम 30 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 मिनट में कितना चलते हैं? आधा किलोमीटर, है ना। 5 मिनट में कितना चलेंगे? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर कहो या 2500 मीटर कहो, डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हम लोग माइंड में ज्यादा करने का प्रयास करें। सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। वो वहां कितने दिन ठहरी? अब देखो भाई, 18 जनवरी 2020 में गई है, 2020 में आ गई है। 18 जनवरी को गई है, 2 अप्रैल को आई है। अब 18 जनवरी, भाई जनवरी 31 का होता है, 18 तो गई तो 18 काउंट किया जाएगा, तो 14 दिन तो हो गए जनवरी में। 18 से आप 31 तक काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 14। 31 में से 17 हटा दीजिए। 18 को चल दी थी, घर पहुंच गई थी, है ना, को अपने घर पहुंच गई थी 18 तारीख को, तो 18 काउंट किया जाएगा, ठीक। फिर फरवरी रही। अब फरवरी चूंकि 2020 की बात कर रहे हैं, तो ये 2020 एक लीप ईयर है, तो 29 दिन की फरवरी रही होगी। 29 दिन फरवरी में रही, 31 दिन मार्च में रही, और 2 तारीख की रात को चल पड़ी। मतलब 2 तारीख को दिन भर रही है, तो 2 तारीख काउंट किया जाएगा कि अपने बहन के घर रही है। तो 2 दिन हो गया बहन वाला, मतलब वहां रुकने वाला, भाई वहां रुकी। तो टोटल कितने दिन भाई विश्राम किया अपने बहन के घर? तो हो गया 4 और 9 13, 14 2 16 के 6, तो ये हो गया 4 5 6 7, 76 दिन अपनी बहन के घर पे वो रुकी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल। 15 से 30 तक जो नंबर 5 का गुणज हो, तो भाई 15 से 30 तक कौन कौन नंबर है? 15 है खुद, भाई 5 के पहाड़े में आता है, 20 है, 25 है, 30 है। जोड़ो भाई, सबको जोड़ो, तो कितना हो जाएगा? 55 55 75 90, ये कितना आ गया? 90। प्लस क्या करना है? इन सबका योगफल कितना आ गया है? 90। 24 और 40 का HCF, भाई 24 और 40 कौन नंबर मिलेगा? भाई 8 के पहाड़े में 24 भी आता है, 8 के पहाड़े में 40 भी आता है, यानी कि 8 इसका बन गया HCF। क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में वो दोनों नंबर आ जाए, वो उसका HCF हो जाता है। 8 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसकी टेबल में 24 और 40 दोनों आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो भैया, 98 आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, नहीं जानते हो जान लो। कितना हो जाएगा भैया? कितना? 96। तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। क्या करना है? इन दोनों को क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए? इतने में क्या जोड़ा जाए? तो पहले इसको पहले जोड़ लो। ये लिखा है 6, ये लिखा है 6, पॉइंट में कुछ नहीं है आगे, सब 0 रख दो। ये लिखा है 0.6, पॉइंट की जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। आगे सब 0 रखते चले जाओ। 3 डिजिट तक मैक्सिमम दिख रहा है, इसलिए हमने 3 0 लगा दिया था। पॉइंट की जगह पॉइंट रख लो। हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, और यहाँ पे कितना है? 0 0 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 6,
0.6। इसमें हम कितना जोड़ दें तो सीधे सीधे है कि 6.666 में 3 3 4 इतना जोड़ दो तो 7 हो जाएगा, है ना। कितना जोड़ दें 3 3 4 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो कितना ऐड करना है 0.334। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। बात समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना। 5 क्रमागत संख्या, जब भी क्रमागत हो तो ऐसे आप एग्जाम में भी लाइन बना लें, और इनका योगफल कितना है। 5 क्रमागत की बात जब भी हो तो इसे 5 हो, 3 हो, 8 हो, जितने की बात कर रहे हैं उतने लाइन आप बना लें। इसका योगफल कितना है भैया 60 है। तो कितना हो जाएगा 60 को 5 से भाग कर दें कितना बचेगा 12। तो 12 जब भी आ जाए वो आप बीच में लिख लें। और सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 12 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 16, और इससे पहले आएगा 10, इससे पहले आएगा 8। ठीक है, इनको जोड़ेंगे वो तो 60 है ही है। ये हमने क्रमागत संख्या के बारे में बताया है। क्रमागत संख्या 5 थी, 5 लाइन बनाया, 60 को 5 से भाग किया, 12 आया, बीचों बीच में रख दें। सम की बात कर रहे हैं, 2 2 बढ़ाते चले जाओ। कह रहे हैं यदि अगली 2 सम संख्याएं और बढ़ा दें, 16 के बाद सम संख्या कौन 18 और 20, 18 और 20, इनका योगफल तो 60 था ही था। 60 में 18 और 20 और जोड़ दो, 60 में 20 जोड़ो 80 और 10 90 8 98, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। है को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। स्केल, पेंसिल तथा रबर स्केल, पेंसिल तथा रबर क्रमशः 6, 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। ठीक है, स्केल, पेंसिल और रबर क्या है पैकेट में मिल रहा है। एक पैकेट में 6 है, एक पैकेट में 10 है पेंसिल, एक पैकेट में 12 है रबर उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबर के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। मतलब वो चाहता है कि जितने रबड़ लें उतने ही हम पेंसिल लें, उतने ही हम स्केल लें, तो कितने पैकेट लेने पड़ेंगे स्केल के, पेंसिल के और रबड़ के। ऐसे केस में 6, 10 और 12 का आप निकाल लें क्या एलसीएम निकाल लें। 6, 10 और 12 का सब लोग जानते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 60। यानी कि अगर एक पैकेट में 6 स्केल मिलती है, 60 लेना है तो भाई 10 पैकेट लेना पड़ेगा स्केल का। पहले स्केल की बात कर रहे हैं। पेंसिल की अगर बात करें तो भाई 60 लेना है, एक पैकेट में 10 है तो 6 पैकेट लेना पड़ेगा हमें पेंसिल। और रबड़ एक पैकेट में 12 आते हैं, 60 लेना है तो 5 पैकेट, तो 10 6 5 10 6 5 10 6 5, इसका सी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है।